हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने RO 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए इकोनॉमी एंड साइंस के क्वेश्चन एंड कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम एनवायरनमेंट एंड यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। आपका पहला क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक, तो ऑप्शन ए है आपका FE क्लेमेंट्स ने, बी है CC पार्क ने, सी है आपका DV अगर ने और डी है आपका SJ गूल्ड ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा FE क्लेमेंट्स ने। आइए डिटेल देख लेते हैं इसका। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन FE क्लेमेंट्स द्वारा किया गया था। मोनोक्लाइमेक्स एक पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल अवधारणा है। किसी क्षेत्र के समुदायों के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमेक्स समुदाय या क्लाइमेक्स कहते हैं। यह समुदाय अंतिम स्थायी, स्वनियंत्रित और भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के साथ साम्य स्थिति में होता है। समुदायों के अनुक्रमण यानी सक्सेशन की अवस्था को शेरे कहते हैं। क्लेमेंट्स के एकल चरम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का एक अंतिम चरम समुदाय होता है जिसकी तरफ सभी समुदायों का विकास होता है। उनका विश्वास था कि जलवायु वनस्पतियों का निर्धारण करने वाला और किसी क्षेत्र के क्लाइमेक्स यानी चरम का एकल कारक होता है। क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष दिया है। ठीक है, और आपको सूची सम्मिलित करना है। ठीक, तो पहला है आपका वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये आपका आया था 1980 में आया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम ये आपका 1981 में आया था। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये आपका 1974 में आया था। तो ये आपका ऑप्शन जो है डी सही सुमेलित है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो ये जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका। नदी के जल के प्रदूषण का मापन जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से किया जाता है। यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो जल प्रदूषण कम होगा। ठीक है, इसके विपरीत यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल प्रदूषण अधिक होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है। BOD अर्थात जैविक ऑक्सीजन मांग ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारतंत्र क्रम सही है? तो आपका इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी ये सही है, यानी मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। ठीक है, यानी मैंग्रोव वनों की जो है उत्पादकता सर्वाधिक होगी, फिर उससे कम क्या होगी? घास के मैदान की, और घास के मैदान से भी कम झीलों की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? सागर की। तो सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी जो है वो होगी मैंग्रोव वन की और सबसे कम होगी सागर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी जो है आपका ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ठीक है, आइए डिटेल देखते हैं। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? आपकी धूपगढ़। ठीक, आपका कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में जो है विस्तृत है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो 2019 का है ये, 2021 की रिपोर्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार नागालैंड राज्य में 11 जनजातीय जिले हैं, मेघालय में 7 जनजातीय जिले हैं, मिजोरम में 8 जनजातीय जिले और मणिपुर में 9 जनजातीय जिले अवस्थित हैं। यानी कि क्रम से अगर देखें तो आपका जो है ये नागालैंड में जो है आपका अब भी 2011-19 में भी उतना ही था, और 2021 के आंकड़ों के अनुसार भी नागालैंड में अभी तक जो है 11 ज़िले हैं। ये सही है। ठीक,
और सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका मणिपुर, जहाँ पे क्या है आपका 9, 19 में भी था और अब भी 2021 में भी 9 ही ज़िले हैं। से थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका मिज़ोरम, 8 जनजातीय ज़िले, यहाँ अब भी उतना ही है। और मेघालय में आपका कितना हो गया, आपका 7 हो गया है इसमें, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सिंधु गंगा मैदान। तो पश्चिमी घाट को जो है ये आपका हॉटस्पॉट माना जाता है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। जैव विविधता और स्थानिक जातियों की उपलब्धता से परिपूर्ण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिकी दृष्टि से उच्च उत्पादक होते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स ने शब्द का प्रयोग किया था। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के जो है 4 क्षेत्र हैं। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र यानी भारत में म्यांमार की सीमा वाला क्षेत्र, और सुंडालैंड यानी निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो आपको इसमें जो है याद रखना है कि भारत में जो है वो 4 जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, और सर्वप्रथम 1988 में जो है नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका यूपी स्पेशल से है, ठीक। प्रादेशिक सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 1797 में, ठीक है। डिटेल देखते हैं। वर्ष 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। शुजा-उद-दौला के पश्चात आसफ-उद-दौला और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना था। तो शहादत अली ने क्या किया था, 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो आई डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम गवर्नमेंट एंटरप्राइज भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसमें 6 नोड्स हैं आपका, अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर है, चित्रकूट है, झांसी और लखनऊ, ठीक। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। ध्यातव्य है कि राज्य की सरकार ने तमिलनाडु में भी एक जो है डिफेंस कॉरिडोर गलियारा जो है वो विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। उपयुक्त जो है उक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक भूमि से है? तो ये है आपका जो है आल्हा से, ठीक। डिटेल देखते हैं। जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी 2.5 हाथ। लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विभूति आल्हा से है। आल्हा एवं उनके छोटे भाई उदल का जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र यानी वर्तमान में जो है वो महोबा में हुआ था। ये चंदेल वंश के शासकों की सेना में सेनापति थे। कौन? जो है आल्हा और उदल। इनका उल्लेख पृथ्वीराज चौहान की से किए गए युद्ध के संदर्भ में कवि जगनिक की एक कविता आल्हा खंड में मिलता है। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए 11वीं सदी में चंदेलों की राजधानी महोबा पर आक्रमण किए थे। उस समय चंदेल के राजा परमर्दिदेव एवं आल्हा और उदल उनके मंत्री थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नहीं प्रभावित होती है? तो सोन नदी, हिंडा नदी, गंडक नदी या शारदा नदी। तो ये हो जाएगा आपका गंडक नदी जो है ये यूपी से प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है, जहाँ इसे सालीग्रामी या शालग्रामी और मैदानी भाग में से नारायणी या सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी जो है उत्तर प्रदेश में महाराजगंज
और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक, सोन नदी की बात करते हैं तो यह भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से प्रवाहित होकर पटना यानी बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी की बात करें तो ये सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ी से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट यानी बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा जो है उत्पादक हब है यूपी। और सेकंड है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है यूपी। या भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी सही है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसका। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। दूध में तो अभी करंट में आपका राजस्थान हो गया है, बट यूपी गवर्नमेंट ने इसे अभी नहीं माना है, तो आपसे करंट में अपडेट करते रहें। आगे देखते हैं, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है यूपी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो आपका स्थान दिया है और वर्ष दिया है। ठीक, इसमें पहला अधिवेशन है आपका मेरठ अधिवेशन, फिर कानपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और बनारस अधिवेशन। आपका वर्ष दिया है 1916, 1905, 1946 और 1925। ठीक है, तो कौन सा मेरठ अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, तो मेरठ अधिवेशन जो है आपका ये 53वें नंबर का था, 53 नंबर का अधिवेशन था आपका। ठीक है, और कानपुर अधिवेशन जो है ये आपका 41वें नंबर का अधिवेशन था, 41वें नंबर का था। और लखनऊ अधिवेशन जो था ये आपका 32 नंबर का अधिवेशन था। ठीक, और बनारस अधिवेशन जो था ये आपका 21वें नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरठ अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, ये 1946 में हुआ था। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं इसका पहले कौन सा सही है। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, यानी 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो मेरठ अधिवेशन कब हुआ था जो है ये आपका 1946 में हुआ था। मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो JB कृपलानी ने किया था। ठीक है, और ऑप्शन बी जो है आपका कानपुर अधिवेशन। ठीक, कानपुर अधिवेशन जो है ये आपका कब हुआ था, 1925 में हुआ था। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सरोजनी नायडू ने किया था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, ये आपका 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और ऑप्शन डी जो है बनारस अधिवेशन ये 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व प्रथम अधिवेशन जो है 1850 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मोष चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। ये आप याद रखिएगा कि कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, सुमेलित नहीं है आपका बताना है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए हैं और स्थान दिया है उनका। ठीक, तो आपका पहला दिया है जल विहार मेला, जो कि आपका बुंदेलखंड में ठीक है मनाया जाता है, ये आपका सही है। बटेश्वर मेला जो है आपका पश्चिमांचल में, ठीक है, ये भी सही है। और आपका शुक्रताल मेला जो है मुजफ्फरनगर, ये भी सही है। लेकिन आपका जो बलदेव छठ मेला है ये आपका जो है ये पूर्वांचल में नहीं, बल्कि ये आपका कहाँ है, फरीदाबाद में। ठीक है, ये आपका फरीदाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जो है भारत के कितने जो है
जनपद है यानी शहर है, तो आपका क्या कितने हैं, 7 है। ठीक है, टोटल 7 हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो आपका जो है ये कुशीनगर ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। डिटेल देखते हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ठीक है, और बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपका देख लीजिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया एंड 7 हो गया। ठीक, ये 7 ज़िले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका दिया है क्या, नौचंदी का मेला, बाबा का मेला, फूलडोल का मेला या बटेश्वर मेला। तो इसमें आप सबका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नौचंदी का मेला। ठीक है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में प्रतिवर्ष नवरात्र में लगता है। ठीक, जिसे नौचंदी नवरात्र याद रखिएगा। इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत सन 1672 से मानी जाती है। ठीक, फूलडोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में और बटेश्वर का मेला जो है ये आगरा में लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का, ठीक, यानी कि आपका जो है टोटल पॉपुलेशन जो है वर्कफोर्स की वो कितनी है यूपी में। तो ये हो जाएगा आपका 23.7%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो ये आपका था 1833 ईस्वी में। ठीक, डिटेल है, सन 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ के एक अलग गवर्नर की नियुक्ति भी की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल। तो उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है, नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। 2017-18 के आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये करंट में भी आपका नलकूप से ही सिंचाई सबसे ज़्यादा यूपी में ही की जाती है। ठीक है, 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार 74.9% हैं। ठीक, और सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है नहर जो कि 15.2% है, और कुआं जो है वो 8.7% कुओं द्वारा सिंचाई होती है। ठीक, और इसके अलावा तालाब, झील, पोखरों द्वारा 0.5%। ठीक, तो अगर आपका क्रम से लगाने के लिए आता है तो वो फर्स्ट नंबर पे आपका जो हो जाएगा वो नलकूप के द्वारा हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका जो है ये जो है नहरों द्वारा हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे आपका जो हो जाएगा ये कुओं द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका पहला दिया है, इसमें पूर्व मध्यकालीन शहर दिया है उत्तर प्रदेश का और वर्तमान में स्थिति दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है आपका कोल या कोयल, यानी कि चलिए आगे देखते हैं। पहला दिया है इसमें कोल या कोयल, दूसरा दिया है महोत्सव नगर, और आपका जो है सी दिया है आपका महोदयश्री, और डी दिया है आपका जेजाक भुक्ति। ठीक है, तो आइए इसका जो है डिटेल देख लेते हैं। तो पूर्व मध्यकालीन शहर जो है उत्तर प्रदेश के और उनकी वर्तमान स्थिति यानी उनका वर्तमान में नाम क्या है। ठीक, तो आप देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, कोल या कोयल जो है इसे आप वर्तमान में क्या कहते हैं, अलीगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक, महोत्सव नगर को महोबा के नाम से जानते हैं, महोदयश्री को कन्नौज के नाम से जानते हैं। ये वाला जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और आपका ये जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड वाला भी। ठीक, तो जेजाक भुक्ति जो है ये बुंदेलखंड को कहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महीप नारायण सिंह। तो ये कौन थे, राजा चेत सिंह थे।
ठीक है, डिटेल देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह जो कि आपका 1780 से 81 ईस्वी में हुआ था, का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1778 ईस्वी में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वॉरेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक, पहला है इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। और दूसरा कथन है कि ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसमें आपका जो है आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि आपका ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ था। ये भी याद रखना है कि भीतरगांव मंदिर जो है ये गुप्त काल का है, के दौरान 5वीं 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं गणेश आदि वराह दुर्गा देवी देवता की मूर्तियाँ रखी गई हैं। दीवारों को रामायण महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ठीक, तो ये ब्लैक पॉटरी जो है ये आपका कहाँ से हो जाएगा? निज़ामाबाद यानी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ये 2015 में ही आपको जीआई टैग दिया गया था। काली मिट्टी के बर्तनों तथा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए पंजीकृत किया गया था किसे? निज़ामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को। ठीक, खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। यह मान्यता उस उत्पाद को 10 वर्ष के लिए निर्धारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन यानी कि आपका हो जाएगा WTO। ठीक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ट्राइब्स पर समझौते के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ठीक, पहला कथन है इस प्रदेश के अनेक जो है उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। और दूसरा है आपका प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ठीक, तो आपका इसमें कथन 1 सही हो जाएगा केवल। ठीक है, क्योंकि ये जौ और धान नहीं बल्कि ये चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, लहुरा देव से। तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं जो कि 9000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व के हैं, जो कि वैश्विक रूप से प्राचीनतम है। इससे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मेहरगढ़ में गेहूं और जौ को प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न माना जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? ठीक, तो ये इटावा है, महाराजगंज, जौनपुर या मिर्ज़ापुर। तो कहाँ पर प्राप्त ये शुरू हुआ था? तो आपका ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर में। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 2 अगस्त 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा मिर्ज़ापुर जनपद से शुरू की। यह विंध्याचल धाम के पवित्र त्रिकोण की काली खोह में प्रारंभ की गई। यह रोपवे परियोजना 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग 199 मीटर जबकि दूसरा 102 मीटर है। ठीक, ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कूट मिलाना है। ठीक, तो इसमें 2 आपका यूपी के लोकगीत दिया हुआ है और गायन दिया है। ठीक, ओकेज़न ऑफ सिंगिंग यानी कि इस अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका चैती, पहला दिया है चैती, दूसरा है कजरी, तीसरा है रसिया और डी है आपका सोहर। ठीक, देख लेते हैं चैती कब गाई जाती है। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन जो है ए सही है। ठीक, तो आपकी चैती जो है ये आपकी मौसमी गीत है। ठीक है, चैती जो है ये आपका मौसमी गीत है।
कजरी जो है ये विवाह और मौसमी गीत है। ठीक। रसिया जो है ये आपका ब्रज का लोकगीत है। आपने गाना भी सुना होगा, आज भी रज में होली रे रसिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस गाने की पहली लाइन में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है। रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है आपको पता है संस्कार गीत है। ठीक है, बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद थे? तो ये आपके टोटल 8 महाजनपद थे। ठीक है, आपको बता दें कि जो बौद्ध ग्रंथ है हमारा अंगुत्तर निकाय, ठीक, और जैन ग्रंथ का जो है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ का आपका अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ का आपका ये जो है भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, और जिसमें से उत्तर प्रदेश में जो है वो 8 महाजनपद जो है मतलब पाए जाते हैं, जिसमें से आपका पहला है काशी। ठीक है, काशी है आपका वर्तमान में जो है वाराणसी तथा इसके सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं। कौशल जो कि वर्तमान अवध का क्षेत्र या फैज़ाबाद मंडल आता है। और तीसरा आपका मल्ल पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का क्षेत्र जो है इसमें आता है। और नेक्स्ट है आपका चेदी जो कि आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं। और वत्स है आपका, ठीक, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक इलाहाबाद और प्रयागराज तथा बांदा क्षेत्र का ज़िला जो है वो आता है। और कुरु जो है, ठीक, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभाग आते हैं, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और पांचाल की यही क्षेत्र थी राजधानी, और दक्षिणी पांचाल की थी जो है आपकी काम्पिल्य। तो ये आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बनारस और फर्रुखाबाद का जो है क्षेत्र आता है। और सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा थी, ये आधुनिक ब्रज मंडल का क्षेत्र आता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।